चलिए, तो हम लोग जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपका पढ़ रहे थे, और ग्राउंड क्लियरेंस में केवल एक पोर्शन आपका रह गया था, उसको भी मैं आपको लिखवा देता हूं। दैट इज स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। ठीक है, आप देखेंगे आपके जो कंडक्टर होते हैं, जब आप जो है 11 केवी की लाइन होती है या फिर आपके पास 33 केवी की लाइन होती है, तो जनरली 3 कंडक्टर होते हैं। 3 कंडक्टर या तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में आपके लगाए होंगे, हेलो, या तो आपके हॉरिजॉन्टली आपके होंगे, या तो आपके वर्टिकली होंगे। तो 11 केवीए पे आपके कंडक्टर के बीच में कितना स्पेसिंग होता है? 33 केवीए के जब आपकी लाइन होती है तो उसमें कंडक्टर के बीच में कितना, अगर वर्टिकल, हेलो, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो कंडक्टर के बीच में कितना वर्टिकल डिस्टेंस होगा, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में है तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना होगा, कितने लाइन वोल्टेज पे कंडक्टर के बीच में कितना स्पेसिंग होता है। और ये जो स्पेसिंग है वो हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है, हॉरिजॉन्टल मतलब अगर ऐसे कंडक्टर लगे हुए हैं तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी, और अगर वर्टिकली लगे हैं तो वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होगी, कितने लाइन वोल्टेज। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, और ये लास्ट क्लियरेंस वाला टॉपिक है। लिखिए, दैट इज स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, स्पेसिंग between the conductor, spacing between the conductor according to the line voltage। इसके अनुसार, लाइन वोल्टेज के अनुसार, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन का कितना स्पेसिंग होगी, वर्टिकल में कितना होगी, अकॉर्डिंग टू लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के अनुसार कितना हम स्पेसिंग रखते हैं कंडक्टर्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पर मैं लाइन वोल्टेज लिख रहा हूं एक साइड पे, लाइन वोल्टेज, और एक साइड वर्टिकल स्पेसिंग लिख रहा हूं। अगर वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन तो वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होगी, और इस साइड लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। चलिए, पहले मैं बात कर रहा हूं लो टेंशन वोल्टेज या फिर आपका मीडियम वोल्टेज के लिए। ठीक है, दैट इज पहले लिख रहा हूं लो
वोल्टेज लेवल लाइन, ठीक है, या फिर इसी को जनरली बोल दिया जाता है लो टेंशन, लो टेंशन लाइन, लो टेंशन लाइन। मतलब मैं किस वोल्टेज लेवल की बात कर रहा हूं, 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट के लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। और पहले मैं जो है बात कर रहा हूं कि स्पैन लेंथ कितनी है फॉर स्पैन लेंथ, 76 मीटर। अगर आपके पास लो वोल्टेज लेवल या फिर लो टेंशन लाइन है, स्पैन लेंथ आपने 76 मीटर रखी है, तब अगर आप वर्टिकली जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कंडक्टर के बीच में 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट की जो लाइन है, अगर स्पैन दो खंभों के बीच 76 मीटर की स्पेसिंग रखी है, तब 400 वोल्ट और 230 वोल्ट के लिए वर्टिकल जो, अगर आप अपने कंडक्टर्स को वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन रखते हो, वर्टिकल स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 0.2 मीटर। कितना, 0.2 मीटर। दिस इज 0.2 मीटर, ठीक है। और अगर आप अपने लो टेंशन लाइन को, अगर आपकी जो है स्पैन लेंथ 76 मीटर है, हॉरिजॉन्टली कॉन्फ़िगरेशन, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे आप अपने अपने कंडक्टर को, तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है तो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है आपका 0.3 मीटर। वर्टिकल का मतलब है अगर वर्टिकली आपके तार गए, ये खंभा है वर्टिकली तार गए हैं और ये खंभा है हॉरिजॉन्टली तार गए हैं, तो हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग होती है 0.3 मीटर। वर्टिकली अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन है तो आपकी जो स्पेसिंग होगी 0.2 मीटर, ठीक है। वहीं हम फिर से बात करते हैं लो वोल्टेज लेवल। लो वोल्टेज लेवल लाइन और लो टेंशन, लो टेंशन वोल्टेज लाइन भी बोल सकते हैं, वोल्टेज लाइन, वोल्टेज लाइन। यहां भी लो टेंशन वोल्टेज लाइन कर लो, मतलब हम बात कर रहे हैं अभी कितने वोल्टेज लेवल की, 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट पे, लेकिन इस बार स्पैन लेंथ आपकी 100 मीटर है। फॉर स्पैन लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर। अगर 100 मीटर की स्पैन लेंथ है और लो टेंशन या फिर आपका लो वोल्टेज लेवल की लाइन है, तो वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप रखेंगे, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो वर्टिकल स्पेसिंग होगी वो होती है 0.3 मीटर, और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है कंडक्टर्स के बीच में 0.4 मीटर। अगर 11 केवीए की लाइन है, लो 11 केवी की लाइन है, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेटा वर्टिकल स्पेसिंग होगी 0.65 मीटर। और अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दो कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग दैट इज 1.03 मीटर। 33 केवीए की अगर लाइन है तो आपका वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में दो कंडक्टर के बीच की वर्टिकल स्पेसिंग होगी 1.2 मीटर, और बेटा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी दैट इज द 1.525 मीटर। 33 केवीए तक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हेलो 33 केवीए तक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें कई बार घर के बाहर आपके वर्टिकली तार होते हैं और कई बार हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन ट्रांसमिशन में हमेशा जो स्पेसिंग रखी जाती है वो हमेशा वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन रखा जाता है, वर्टिकल।
ट्रांसमिशन 33 केवी के बाद ट्रांसमिशन होगा, कंडक्टर हमेशा वर्टिकली होंगे। जैसे आप देखेंगे ये टावर होता था, ऐसे ऐसे आपके कंडक्टर लगे होते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान हमेशा जो कंडक्टर होंगे वर्टिकली कॉन्फ़िगरेशन में, तो केवल वर्टिकल स्पेसिंग होती है। मैं लिख रहा हूं बेटा 33 केवीए के बाद, 33 केवीए के बाद मान लीजिए आपके पास 132 केवीए की लाइन है। 132 केवीए में जो कंडक्टर होंगे इनके बीच की वर्टिकल स्पेसिंग होती है 4 मीटर। दो कंडक्टर के बीच 4 मीटर का गैप रखते हैं। 220 केवी की लाइन है, 220 केवीए की लाइन में वर्टिकली स्पेसिंग होगी 6 मीटर की, दो कंडक्टर के बीच की वर्टिकली स्पेसिंग 6 मीटर। 400 केवी की लाइन, 400 केवी की लाइन के लिए आपके पास होगी 8 मीटर। और बेटा 765 केवी की लाइन में जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है वो 11 मीटर होती है। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करते हैं ट्रांसमिशन में। नाउ दिस इज, अब हम फार्मूले देखते हैं। टेंशन के क्वेश्चन काफी टफ माने जाते हैं। टफ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट या फिर आपको जो है फार्मूले नहीं मालूम होते। मैं फार्मूले आपको बता रहा हूं, फार्मूला बताने के बाद आपको चीजें टफ नहीं लगेंगी। पहले फार्मूला बता रहा हूं, फार्मूला रिवाइज करा रहा हूं, तब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। हो गया क्या? बेटा ये जो स्पेसिंग मैंने दी है वो आपकी जो है, जब बंडल्ड कंडक्टर आपको पढ़ाऊंगा तो बंडल कंडक्टर में जो आपके सब कंडक्टर होते हैं उनके बीच की स्टैंडर्ड स्पेसिंग होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके फेज के बीच की स्पेसिंग बताई है, ठीक है, फेज के बीच की स्पेसिंग बताइए। बंडल कंडक्टर की स्पेसिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। 66 केवीए जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, 132 से सीधा 33 केवीए पे ही आप आते हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं तो मैंने आपको लिखा दिया है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज फार्मूले के बारे में। कुछ आप यहां पर टर्म देख लीजिए, लिखे नोट करके, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर टेंशन नोट करके लिखिए और बहुत ध्यान से पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूं। अब जो है, क्योंकि मेंस में हमेशा एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, आप तभी कर पाएंगे जब आपको फार्मूले का मतलब समझेगा। और फार्मूले यहां पर एक ही टर्म आपका कई बार टेंशन बताएगा, एक ही कई बार टेंशन आपको स्ट्रेस को बताएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस कब लेना है, कब टेंशन लेना है, वो हमें देखना है, वो हमेशा यूनिट से मालूम चलेगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं नोट करके, यहां पर पहले लिखिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड फार्मूला फॉर सैग एंड टेंशन। कुछ चीजें, कुछ टर्म मैं बता रहा हूं, उन टर्म को याद रखेंगे। ठीक है, पहला यहां पर एक टर्म हम लोग याद रखेंगे, स्पेसिफिक वेट। कई बार बोलेगा कि कंडक्टर का स्पेसिफिक वेट दिया है। स्पेसिफिक वेट मींस होगा डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट का मतलब होगा डेंसिटी के बारे में वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे दैट इज ए स्पेसिफिक वेट।
स्पेसिफिक वेट, ठीक है, स्पेसिफिक वेट बोलिए या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेगा। स्पेसिफिक वेट या फिर आपसे बोलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब भी आपके पास ये वर्ड आएगा स्पेसिफिक वेट या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका मतलब होगा क्या, डेंसिटी के बारे में बात करें। किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। दैट इज ऑलवेज कंसीडर एज ए डेंसिटी। डेंसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। यहां पर लेंथ हम लोग मीटर में लेंगे, और कितनी लेंथ लेके चलते हैं, हर चीज हम लोग ने पर मीटर के निकाले, तो लेंथ मीटर में होगी। तो आप देखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू द मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है केजी, और बेटा वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब होगा। तो दैट इज डेंसिटी। कई बार होगा, कई बार मालूम नहीं चलेगा, बोलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना केजी पर मीटर क्यूब, तो यूनिट से देखेंगे, केजी पर मीटर क्यूब हमेशा डेंसिटी की यूनिट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक वेट जो होगा, उसका मतलब होगा डेंसिटी दे रहा है आपको, डेंसिटी। अब जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिख देगा, आपके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखेगा द स्पेसिफिक वेट ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ द कंडक्टर का मतलब है वो किसके बारे में बात कर रहा है, स्पेसिफिक वेट का मतलब है डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, कंडक्टर की। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द कंडक्टर का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। आपको दी हुई है डेंसिटी ऑफ कंडक्टर दी हुई है। और कई बार यूनिट से भी हम लोग काम चलाएंगे, और यूनिट होगी दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। कई बार सेंटीमीटर में देगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलो, अब मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, जब आप सैग का फार्मूला याद किए थे, हेलो, सैग का फार्मूला याद किए थे, कितना था, डब्लू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t। ये जो टी था ये आपका वर्किंग टेंशन था। ये कौन सा टेंशन होता है, कंडक्टर में वर्किंग टेंशन। जिस टेंशन पे आपका कंडक्टर वर्क करता है, ब्रेक नहीं होता है, दैट टेंशन वी कैन बी यूज। इस टेंशन को बोलते हैं वर्किंग टेंशन। तो सैग निकालते समय आपको हमेशा कौन सा टेंशन कैलकुलेट करना होगा, वर्किंग टेंशन कैलकुलेट करना होगा। लेकिन आप देखिए कई बार क्वेश्चन में एक टेंशन दिया होगा जिसका नाम होगा दैट इज, उसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। हेलो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब होगा दैट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फिर ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ के बारे में बात करेगा। अब आप देखो जो है, जो ब्रेकिंग या फिर आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, कई बार अल्टीमेट स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो केजी में होगी। हेलो, कई बार ब्रेक दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको किस में दिया होगा, केजी में। केजी किसकी बेटा यूनिट होती है, मास की। ठीक है, मास की। जनरली हम यहां पर जो मास है दैट इज वेट को हम केजी में लेके चल रहे, केजी वेट, वेट। और जो टेंशन है, हेलो, आप देखेंगे सैग, सैग इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, ध्यान सुनिए, सैग इज इक्वल टू फार्मूला था डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, यही फार्मूला था ना। ये क्या था, वेट था। वेट किस में था, केजी डिवाइडेड बाई मीटर। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर 8 × टी। ठीक है, जरा जो है टेंशन की यूनिट निकालिए, मीटर से मीटर कट जाएगा तो यहाँ मीटर बचेगा, सैग तो मीटर में आएगा, तो ये टेंशन हमेशा किस में लिया जाएगा, केजी में लिया जाएगा। टेंशन हमेशा किस में लिया जाएगा, केजी में। 1 मिनट।
चलिए, तो हमेशा ध्यान रखिए जो टेंशन यहां पर लिया जाएगा, टेंशन हमेशा केजी में लिया जाएगा, टेंशन हमेशा किस में लिया जाएगा, केजी। तो कई बार आपको जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ केजी में दिया जाएगा, और केजी में देने का मतलब वो अल्टीमेट टेंशन के बारे में बात कर रहा है। अल्टीमेट टेंशन का मतलब ब्रेकिंग टेंशन के बारे में, जिस टेंशन पे आपका कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। सैग निकालने के लिए आपको ब्रेकिंग टेंशन नहीं चाहिए, कौन सा टेंशन चाहिए, वर्किंग टेंशन। तो हम लोग देखेंगे कि ब्रेकिंग टेंशन और आपके वर्किंग टेंशन के बीच में रिलेशन होगा, कौन सा टेंशन बड़ा होगा, वर्किंग टेंशन बड़ा होगा कि ब्रेकिंग। जिस टेंशन में ब्रेक हो जाएगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिस टेंशन की में आपका कंडक्टर वर्क करेगा ब्रेक नहीं होगा उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आपका जो है ब्रेकिंग टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू सेफ्टी मार्जिन मल्टीप्लाइड बाई वर्किंग टेंशन होगा। सेफ्टी मार्जिन आपको दिया जाएगा, 2 का सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि 3 का सेफ्टी लेके चल रहे हैं, तो सेफ्टी मार्जिन से आप ब्रेकिंग टेंशन को डिवाइड कर देंगे तो वर्किंग टेंशन आपका आ जाएगा। लेकिन कई बार आप देखेंगे, अच्छा ये बताओ, टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स ना, आप देखेंगे विंड के फोर्स को हम लोगों ने केजी में लिखा था, तो जनरली आप देखेंगे टेंशन को आप यहां पर फोर्स भी समझ सकते हैं, टेंशन मतलब क्या होगा, फोर्स। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 चीज होती है, ये बताओ टेंशन की वजह से स्ट्रेस आता है कि आपका स्ट्रेस की वजह से टेंशन आता है। 2 चीज होती है, एक स्ट्रेस होता है और एक आपका जो है दैट इज आपका टेंशन होता है। टेंशन की वजह से स्ट्रेस आएगा कि स्ट्रेस की वजह से टेंशन हो जाएगा, टेंशन को आप क्या समझ सकते हैं, टेंशन मींस फोर्स समझ सकते हैं, याद करने के लिए बता रहा हूं। और स्ट्रेस मींस होता है प्रेशर, प्रेशर को जनरली हम स्ट्रेस बोल देते हैं। तो मान लीजिए किसी आदमी को टेंशन हो जाएगा तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा ना, ठीक है। तो जनरली टेंशन की वजह से कंडक्टर में स्ट्रेस पैदा हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेस मींस होता है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो आप देखेंगे स्ट्रेस को हम लोग किससे, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर मतलब हो गया स्ट्रेस, फोर्स मतलब हो गया टेंशन, उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रेस कैलकुलेट। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। आप याद करने के लिए समझ सकते हैं, टेंशन मींस है फोर्स, क्योंकि विंड का जो फोर्स था उसको हम लोग ने विंड प्रेशर को हमने बोला था कि विंड की वजह से इतनी लोडिंग आ रही थी, और वही क्या था, वेट या फिर दैट इज द फोर्स विल बी देयर, ठीक है। तो विंड का प्रेशर जिसको हम लोग ने बोला था फोर्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है। आपने प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दिया था प्रोजेक्टेड एरिया से तो आपका फोर्स आ गया था, ठीक है। तो जनरली आपका जो है जो प्रेशर होगा, प्रेशर को हम लोग जनरली यहां पर सैग और टेंशन में स्ट्रेस नाम से जानेंगे, स्ट्रेस। और बेटा स्ट्रेस का जो फार्मूला होगा दैट इज नथिंग बट द टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, ये होगा केजी और एरिया होगा मीटर स्क्वायर। तो केजी पर मीटर स्क्वायर मींस अगर कभी भी आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है केजी पर मीटर स्क्वायर में देगा तो आपको किसके बारे में बात करा है, स्ट्रेस के बारे में बात करा है। तो यूनिट देख के पहचानेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ आपको जो दी है वो टेंशन के टर्म में दी है कि स्ट्रेस के टर्म में दी, उसके लिए आपको यूनिट देखना पड़ेगा। अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको केजी में दी है तो आपको अल्टीमेट टेंशन दे रहा है, वहीं अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ केजी पर मीटर स्क्वायर में दे रहा है तो आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेस की, यानी ब्रेक डाउन स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है। इस स्ट्रेस पे आपका कंडक्टर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जरा लिखना स्टार्ट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन बी टेक इट हियर, फार्मूला that is ultimate strength, ultimate strength, ultimate strength, ultimate strength means होता है, अल्टीमेट वर्ड का मतलब होता है ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डाउन से। अल्टीमेट मतलब, अल्टीमेट बहुत अल्टीमेट मतलब उससे ज्यादा कुछ, उससे आगे कुछ नहीं होता। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब इस स्ट्रेंथ से आगे कुछ नहीं है, कंडक्टर में वो स्ट्रेंथ जिसके आगे कुछ नहीं, वही आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट वर्ड का मतलब है यहां पर ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ से।
ब्रेकिंग और ब्रेकडाउन। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ दो फॉर्म में दी जाएगी। स्ट्रेंथ का मतलब कई बार टेंशन हम लोग लेंगे और कई बार उसको हम स्ट्रेस के टर्म में लेंगे, ठीक है। हेलो, स्ट्रेंथ जो होगी वो दो टर्म में दी जाएगी, या तो टेंशन के टर्म में दी जाएगी या तो स्ट्रेस के टर्म में दी जाएगी। टेंशन, टेंशन कब मानेंगे कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको टेंशन वाली दी है, जब यूनिट उसकी केजी होगी, टेंशन की यूनिट केजी। अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ केजी में दी गई है तो आपको क्या दिया है, ब्रेक डाउन टेंशन दिया है। अगर स्ट्रेंथ का मतलब यहां पर दो चीज होगा, स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ कई बार आपको टेंशन के टर्म में भी दी जाएगी, कई बार स्ट्रेस के टर्म में। अब कब हमें टेंशन लेना है, कब स्ट्रेस, उसके लिए हम यूनिट देखेंगे। अगर आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की यूनिट केजी है तो वो अल्टीमेट टेंशन होगा, और वहीं आपका जो है, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपका केजी पर मीटर स्क्वायर दिया है तो दैट इज द स्ट्रेस होगा, ब्रेक डाउन स्ट्रेस। तो अगर हम इसको टेंशन कब समझेंगे, स्ट्रेंथ मीन्स होता है टेंशन या फिर स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपके ब्रेकडाउन टेंशन को तब रिप्रेजेंट करेगा जब इसकी यूनिट किस में होगी, केजी में होगी। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपके ब्रेकडाउन स्ट्रेस को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं अभी। स्ट्रेस का जरा फार्मूला लिख लीजिए। स्ट्रेस का फार्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी होता है। तो स्ट्रेस मींस आप समझ सकते हैं प्रेशर। जब भी आपके जो है सैग और टेंशन में स्ट्रेस के बारे में बोलेगा, मतलब यू कैन बी कंसीडर प्रेशर के बारे में बात करें। और बेटा स्ट्रेस की यूनिट होती है इसकी, हेलो, फोर्स। जनरली आपका जो है, जो फोर्स होगा, फोर्स को हम यहां पर क्या समझेंगे, टेंशन। हेलो, ये बताओ, अगर ये प्रेशर है, ये आपका स्ट्रेस को हम प्रेशर बोल रहे हैं, स्ट्रेस को हम प्रेशर, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। स्ट्रेस की यूनिट क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी में हमें क्या दिया होगा, यहां पर टेंशन दिया होगा, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग यहां पर केजी में ले रहे हैं, जो कि हमारा किसकी यूनिट है, टेंशन की, ठीक है। तो दैट इज फोर्स। फोर्स यहां पर क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इसकी यूनिट हम ले रहे हैं केजी। केजी किसकी यूनिट है, टेंशन की। तो दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। और यूनिट क्या आएगी बेटा, केजी पर मीटर स्क्वायर। ये चीज थोड़ा सा याद रखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर अब ध्यान रखिएगा। अब मैं लिख रहा हूं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अगर आपको किस में दिया है, केजी में दिया है, तो ये आपको किसकी वैल्यू, अल्टीमेट का मतलब होगा ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग और ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। और केजी किसकी यूनिट होती है, टेंशन की यूनिट होती है। तो ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डाउन टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेक डाउन टेंशन। तो अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ केजी में दिया है तो मतलब आपको किसकी वैल्यू दी है उसने, ब्रेकिंग टेंशन या फिर ब्रेक डाउन टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज आप पहली चीज याद रखें, यूनिट को देख के आपको बताना है, यूनिट देखनी होगी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ की यूनिट क्या दी हुई है। अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की यूनिट केजी दी है तो हम उसका मतलब क्या समझेंगे, ब्रेकिंग टेंशन दिया है। ब्रेकिंग टेंशन आपको क्वेश्चन में दिया है, ब्रेकिंग टेंशन आपको क्वेश्चन में दिया है। और अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की यूनिट
अल्टीमेट स्ट्रेंथ की यूनिट आपको दी है केजी पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, तब उस समय आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसको रिप्रेजेंट कर, ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डाउन स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रेक डाउन स्ट्रेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट को देख के आपको बताना है कि क्या बोल रहा है, कौन सी चीज किस समय किसको रिप्रेजेंट करे, उस चीज को देखने के लिए आपको यूनिट देखना होगा। यूनिट अगर ये है तब स्ट्रेस है, अगर यूनिट केजी है तब अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपके ब्रेक डाउन टेंशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सैग और टेंशन के क्वेश्चन लोग कर नहीं पाते हैं, चाहे जितना बड़ा 30 मार्क का हो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 100% आप लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपकी शक्तियां याद दिला दूं, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे दैट इज आपका स्ट्रेस। हेलो, स्ट्रेस और टेंशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। कभी आपको टेंशन दिया, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, टेंशन निकालना है, तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस और टेंशन के बीच में फार्मूला रिलेशन याद रखिएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। इस फार्मूले को याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमेशा याद रखेंगे सैग और टेंशन में टेंशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेंशन मीन्स आप समझेंगे फोर्स और स्ट्रेस मीन्स समझेंगे प्रेशर। ये मैंने आपको फार्मूला याद करने के लिए बताया है। ये आप इस तरह से दोनों फार्मूले को क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला चूंकि याद रहता है, ठीक है, ये फार्मूला याद रहता है, बचपन से याद है, तो हम इस फार्मूले से इस फार्मूले को कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो काम आपका मैकेनिक्स में प्रेशर करता है वही काम सैग और टेंशन में स्ट्रेस करेगा, जो काम मैकेनिक्स में फोर्स करेगा वही काम आपका जो है सैग और टेंशन में आपका टेंशन करने वाला है। इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों को मैंने रिलेट किया हुआ, ठीक है। यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट स्ट्रेस की होगी, टेंशन केजी में लिया जाएगा और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। चलो अब आप देखेंगे जब आप सैग का फार्मूला निकालते हो, सैग में जो टेंशन लिया जाता है WL² डिवाइड बाई 80, वो आपका जो टेंशन होता है वर्किंग टेंशन, वर्किंग टेंशन हमेशा कम होगा और ब्रेकडाउन टेंशन कंडक्टर का हमेशा ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो मान लो वर्किंग टेंशन आपका ब्रेकडाउन टेंशन से दुगना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, ये 2 3 4 है वो सेफ्टी मार्जिन है, ठीक है। तो जनरली आपका रिलेशन देखेंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सर्किट टर्न ऑफ टाइम और डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के बीच में रिलेशन। हेलो, सर्किट टर्न ऑफ टाइम और डिवाइस, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ज्यादा होता था डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से, रिलेशन क्या होता था, सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेफ्टी मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो सेम चीज है, रिलेशन देखेंगे दैट इज ब्रेकिंग टेंशन और आपका वर्किंग टेंशन। सैग निकालने के लिए वर्किंग टेंशन चाहिए, तो वर्किंग टेंशन कम होगा, आपका ब्रेकिंग टेंशन ज्यादा होगा। वर्किंग टेंशन का दुगना हो सकता है ब्रेकिंग टेंशन, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। तो 2 3 4 ये आपका क्या सेफ्टी रखिए, सेफ्टी फैक्टर या फिर सेफ्टी मार्जिन। तो मैं लिख रहा हूं आपको क्वेश्चन में ब्रेकिंग टेंशन दिया होगा, ब्रेकिंग टेंशन को ही आप क्या बोलेंगे, दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। केजी में अगर दिया तो टेंशन है, ब्रेकिंग टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू होगा सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन और इसी को बोलते हैं
मार्जिन और सेफ्टी फैक्टर, कितना सेफ्टी रखी है, व्हाट इज द सेफ्टी, सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वर्किंग टेंशन। ठीक है, वर्किंग टेंशन। और वर्किंग टेंशन को जनरली हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो सैग में आया था। ठीक है, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। तो कई बार आपको वर्किंग टेंशन निकालना होगा, क्वेश्चन में आपको वर्किंग ब्रेकिंग टेंशन दिया होगा, ब्रेकिंग टेंशन का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी होगी, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर दी होगी तो आप यहां से अपने वर्किंग टेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग टेंशन, और यूनिट केजी में होगी टेंशन, हमेशा टेंशन केजी में लेके चलना है। ब्रेकिंग टेंशन डिवाइडेड बाय सेफ्टी मार्जिन, मैं सेफ्टी मार्जिन लिखता हूं, और क्वेश्चन में कई बार सेफ्टी फैक्टर के टर्म से होगा, सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, अब ब्रेकिंग टेंशन क्या होगा, ब्रेकिंग टेंशन ये बताया था, ब्रेकिंग टेंशन का मतलब होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग टेंशन हमेशा केजी में दिया होगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द ब्रेकिंग टेंशन को क्या बोलते थे आप, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते थे। हेलो, ब्रेकिंग टेंशन का दूसरा नाम क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर केजी में दी है तो ब्रेकिंग टेंशन दिया अल्टीमेट स्ट्रेंथ। हेलो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर केजी में दिया है तो वो क्या कहलाता था, हेलो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर केजी में तो ब्रेकिंग टेंशन है, तो ब्रेकिंग टेंशन का मतलब है अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कि केजी में दी होगी डिवाइडेड बाय सेफ्टी मार्जिन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अच्छा ये बताओ, अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ केजी में दी है तो ये टेंशन है, टेंशन को जब सेफ्टी फैक्टर डिवाइड करते हो वर्किंग टेंशन आएगा। अगर ये आपको केजी पर मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर केजी पर मीटर स्क्वायर में है तो ये आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस को। ब्रेकिंग स्ट्रेस को जब आप सेफ्टी मार्जिन से डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा। हेलो, वर्किंग स्ट्रेस, और वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा वर्किंग टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आपका फार्मूला है वर्किंग, ध्यान से देखिए, वर्किंग टेंशन या फिर वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर या फिर सेफ्टी मार्जिन। ध्यान सुनिए, अगर आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसमें है बेटा, केजी में, किसमें है, केजी में। अगर ये केजी में है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, टेंशन। अगर ऊपर टेंशन है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर आपके टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेकिंग टेंशन को जब आप सेफ्टी मार्जिन से डिवाइड कर देंगे तो वर्किंग टेंशन आ जाएगा। यहां पर ये क्या आएगा बेटा, अगर ये केजी में है, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ केजी में है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को सेफ्टी मार्जिन डिवाइड करेंगे तो बेटा केजी में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग टेंशन। ब्रेकिंग टेंशन को सेफ्टी मार्जिन से डिवाइड करें तो वर्किंग टेंशन आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द वर्किंग टेंशन। ठीक है, ये आपका वर्किंग टेंशन आएगा कब, ये फार्मूला वर्किंग टेंशन इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंशन डिवाइडेड बाय सेफ्टी मार्जिन, जब आपका अल्टीमेट टेंशन किसमें होगा, केजी में होगा। ये मैंने लिखा है इसके लिए। ठीक है, अगर अल्टीमेट टेंशन को यहां पर आपने केजी में रखा है तो आपका वर्किंग टेंशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अल्टीमेट टेंशन किसमें दिया हुआ है बेटा,
केजी पर मीटर स्क्वायर, तब ये क्या होगा, स्ट्रेस होगा। और ये क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस को जब मैं सेफ्टी मार्जिन से डिवाइड कर दूंगा तो वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, वर्किंग स्ट्रेस। और वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला, हेलो, वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सेफ्टी मार्जिन, लेकिन आपको स्ट्रेस निकालने के लिए अल्टीमेट टेंशन को केजी पर मीटर स्क्वायर में रखना पड़ेगा। और एक बार वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा तो वर्किंग टेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू वर्किंग टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। बस इतना याद रखने हैं फार्मूले। अब मैं कुछ कॉमन सेंस वाले फार्मूले आते हैं। इन फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत, इन फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब जरा कुछ फार्मूले यहां पर देख लेते हैं, जो फार्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे, उन फार्मूले को हम लोग कैसे याद रखेंगे। आ जाइए जरा, सैग का मैं जनरल फार्मूला बता रहा हूं। सैग निकालने का जनरल फार्मूला जरा ध्यान से देखिएगा। पहले हम डिफरेंट लेवल की लिए बात करते हैं, फिर आपके सेम लेवल की लिए बात करते हैं, लेकिन एक ही फार्मूला याद रखना है, उससे आपके सारे सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। इस चीज के लिए हम बात करते हैं सैग फॉर डिफरेंट लेवल टावर, टावर या फिर सपोर्ट। अगर आपके सपोर्ट डिफरेंट लेवल पे हैं तो किस टावर पे कितना सैग बनेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए डिफरेंट लेवल पे मैं आपके टावर्स ले लेता हूं। चलिए ठीक है, नाउ दिस इज द स्पैन लेंथ। टावर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ को जनरली हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल पे जब टावर होते हैं, डिफरेंट लेवल पे टावर होते हैं तो दोनों टावर पे सैग अलग अलग बनता है। दोनों टावर पे सैग अलग अलग बनता है। जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होगा, जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होता है, जिस टावर की लेवल कम होता है उसके पास होता है, और लोएस्ट ऑफ द पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर उस टावर से दूर होता है जिसका लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले कंडक्टर बना रहा हूं। जब कंडक्टर को हैंग करेंगे तो कुछ ऐसा सैग बनेगा, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा सैग बनने वाला है। कुछ ऐसा सैग बनने वाला। टावर ए पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ द सपोर्ट ए है, टावर बी पे पॉइंट ऑफ द सपोर्ट, जहां पर सपोर्ट दिया दैट इज पॉइंट बी। दिस इज द पॉइंट ओ, जिसको मैं बोल रहा हूं लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर।
आप देखेंगे जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर है वो जिस टावर का लेवल क्या है, कम है, उसके ज्यादा नजदीक है, और जिस टावर का लेवल ज्यादा है उससे आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर दूर है। मैं मान लेता हूं कि आपका टावर वन और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस x1 है, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और टावर 2 के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h2 है। ठीक है, आपका जो है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टावर 1 से कितनी डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, x1, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टावर 2 से कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में है, दैट इज x2। कितना डिस्टेंस है, x2। ठीक है, चलो अब देखो सैग का फार्मूला। टावर 1 पे सैग, टावर 1 पे सैग निकालने, टावर 1 पे जो सैग बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S1 से। सैग होता क्या है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। और बेटा टावर 2 पे जो सैग बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, S2 से। ध्यान से देखते जाइए, बस सैग निकालने के फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं। टावर 1 पे सैग निकालने का फार्मूला क्या होगा, टावर 2 पे सैग निकालने का फार्मूला। कुछ नहीं देखना, आंखें बंद करनी और आपको फार्मूला लिखना। देखो अगर आप टावर 1 पे सैग का फार्मूला निकालना, ध्यान से देखो, टावर 1 पे अगर सैग का फार्मूला निकालना चाहते हो तो आपको केवल क्या मालूम होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से टावर 1 जिस भी पॉइंट पे, टावर 1 की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x1। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, टावर 1 पे सैग निकालने का मतलब आप अपने लोएस्ट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे सैग निकालना चाहते हैं, x1। टावर 1 लोएस्ट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, x1। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से x1 डिस्टेंस पे जो सैग है दैट इज S1। इस सैग को मुझे निकालना है, तो S1 का फार्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखो, S1 का फार्मूला हो जाएगा W, कितनी लोएस्ट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, x1 डिस्टेंस पे टावर 1 है, तो बस इस डिस्टेंस को याद रखेगा। जिस भी पॉइंट पे सैग निकालना है, जिस भी पॉइंट पे सैग निकालना है, उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से डिस्टेंस टावर 1 पे या फिर पॉइंट ए पे, चलो पॉइंट ए पे निकालना चाहते हैं, पॉइंट ए क्या है, टावर 1। ठीक है, तो टावर 1 पे अगर आप सैग निकालना चाहे तो टावर 1 की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज x1। तो आपका फार्मूला हो जाएगा दैट इज W x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। दिस इज द फार्मूला ऑफ सैग एट टावर 1। W x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, दिस इज द जनरल फार्मूला। टावर 2 पे सैग निकालना चाहते हैं, टावर 2 पे कितना सैग बन रहा है, S2। टावर 2 बोलिए, फिर पॉइंट बी पे सैग निकालना है, जिस भी पॉइंट पे सैग निकालना है या फिर जिस भी सपोर्ट पे सैग निकालना है, उस सपोर्ट की लोएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए, टावर 2 की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x2। तो S2 सैग का फार्मूला, सपोर्ट 2 पे सैग का फार्मूला होगा W इंटू आपके पॉइंट ऑफ सपोर्ट लोएस्ट पॉइंट से आपके टावर 2 की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। दिस इज 2t। अब देखो मैं एक जनरल पॉइंट ले, ध्यान से देखो, यहां बोर्ड पे देखो, मान लो मैं इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में एक पॉइंट ले रहा हूं P। कौन सा पॉइंट ले रहा हूं, P। ध्यान से देखिए, इस कंडक्टर में मैंने एक पॉइंट लिया P। इस कंडक्टर में मैंने एक लिया पॉइंट P। पॉइंट P पे कितना सैग बन रहा होगा ये देखना, पॉइंट P पे कितना सैग बन रहा होगा। सैग क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर सैग निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट की और उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वही उस पॉइंट का सैग होगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला पॉइंट P पे मुझे सैग निकालना है, किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे सैग निकालना है। तो सैग होता क्या है, सैग होता है जिस भी पॉइंट पे आप सैग निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस, उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट से वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी क्या होगा, सैग। ये सैग होगा पॉइंट P पे। ध्यान से देखिए,
पॉइंट पी पे मुझे सैग निकालना था, पॉइंट पी पे अगर सैग निकालना था तो पॉइंट पी की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज द सैग। ठीक है, अब चलो सैग का फॉर्मूला एसपी, पॉइंट पी पे सैग का फॉर्मूला निकालो। पॉइंट पी पे जिस भी पॉइंट पे आप सैग निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट से क्या देख लीजिए बेटा, दैट इज वर्टिकल, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैं मानता हूं पॉइंट पी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। याद रखिएगा पॉइंट पी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पे माना है, एक्स डिस्टेंस पे। जिस भी पॉइंट पे सैग निकालना है उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स मानी है। तो पॉइंट पी की अगर आपको लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम है तो पॉइंट पी पे जो सैग बनेगा फार्मूला होगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। और बेटा पॉइंट पी पे सैग जो होगा उसको हम कैसे प्लान करेंगे, पॉइंट पी की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से जो वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द इस पॉइंट पे सैग कहलाएगा। यही चीज हमने किया पॉइंट ए मतलब टावर ए, इस पॉइंट पे सैग निकालना था, इस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 थी तो यहाँ पर x1 आ गया। पॉइंट बी पे सैग निकालना था, पॉइंट बी पे सैग क्या होगा, इस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज नथिंग बट द s2, दिस इज द सैग। पॉइंट बी की मैंने लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली, यहाँ पर रख दी, दिस इज द सैग। पॉइंट पी पे सैग का फार्मूला क्या होगा, दैट इज sp। पॉइंट पी पे जो सैग बनेगा वो एसपी होगा, और इसकी इस पॉइंट पे अगर सैग निकालना तो इस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को देख लीजिए, दिस इज द सैग। ठीक है, ये जनरल इस फार्मूले में टी किसको टी रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टेंशन है ये, वर्किंग टेंशन है। कौन सा टेंशन है, वर्किंग टेंशन। ये कौन सा टेंशन है, वर्किंग टेंशन यूज करना है हमेशा। ये कौन सा टेंशन है, क्या ये फार्मूला हम लोग सेम लेवल के लिए भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सेम लेवल के लिए, सेम लेवल। ये जनरल फार्मूला मैंने बताया, ये जनरल फार्मूला याद रखिएगा। जनरल फार्मूला किसी भी पॉइंट पे अगर आप सैग निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से कौन सी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस मालूम है, सैग का फार्मूला आप लिख लेंगे। यही चीज हम अप्लाई करते हैं सेम लेवल के लिए। सेम लेवल पे 8 आ जाता है, ऑटोमेटिकली 8 आएगा, देखते जाइए। चलो आओ, हो गया क्या, हो गया। चलिए अब देखिए सेम लेवल पे बात करते हैं। सैग फॉर सेम लेवल टावर। नाउ ये सेम लेवल के टावर हैं, ठीक है। स्पैन लेंथ आपकी एल है, चलो कंडक्टर को हैंग कर देते हैं। दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, एंड दिस इज द पॉइंट बी। नाउ दिस इज द लोएस्ट। अच्छा ये बताओ, जब सेम लेवल पे होते हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होता है वो स्पैन लेंथ के मिड पॉइंट पे होता है। सेम लेवल पे अगर टावर या फिर सपोर्ट सेम लेवल पे हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होगा वो स्पैन लेंथ के एग्जैक्टली मिड पे बनेगा, ये मैंने प्रूफ किया था। तो दिस इज पॉइंट ओ, ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर।
लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, जो कि आपके स्पैन लेंथ के एग्जैक्टली कहां पर बनेगा, मिड पे बनेगा। दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2। और मैंने बताया था जब सेम लेवल पे होते हैं, सेम वोल्टेज लेवल पे होते हैं, तो दोनों टावर पे जो सैग बनता है वो बराबर बनता है। देखो इसको निकाल भी रहा हूं, दोनों टावर पे जो सैग बनेगा वो बराबर बनेगा। टावर वन पे जो सपोर्ट है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, और बेटा पॉइंट ऑफ सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस आपका सैग होगा। दोनों सैग आपके सेम आएंगे। हेलो, दोनों टावर पे सेम सैग बनेगा। इसको निकाल भी लीजिए, निकाल भी लीजिए। चलिए पहले मैं आपके पहले टावर पे सैग निकाल रहा हूं, पहले टावर पे। हेलो, पहले टावर पे इस सैग को निकालने जा रहा हूं। हेलो, पहले टावर पे सैग निकालने जा रहा हूं। सैग का फॉर्मूला सही बताओ। पहले टावर पे अगर आप सैग निकालने जा रहे हैं, या फिर पॉइंट ए पे आप सैग निकाल रहे हैं, पॉइंट ए की लोएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, L/2। कितनी है, L/2। तो फार्मूला वही लगाना है, W इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। 2t यही ऊपर वाला फार्मूला लगाया है। जिस भी पॉइंट पे आप जो है सैग ले जा रहे हैं, उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, L/2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, WL² डिवाइडेड बाई 8t। और यहां पर सैग निकालेंगे आपके सपोर्ट नंबर 2 पे। सैग का फॉर्मूला S होगा, जिस पॉइंट पे, मान लो पॉइंट बी पे आप सैग निकाल, पॉइंट बी की लोएस्ट पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो दिस इज सैग इज इक्वल टू W L/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। और जब आप इसको निकालेंगे आएगा WL² डिवाइडेड बाई 8t। क्लियर है क्या, क्लियर है। फार्मूला, जनरल फार्मूला याद रखेंगे, WL² डिवाइडेड बाई 2t। W इंटू जिस भी पॉइंट पे आप सैग निकालने चाह रहे हैं, उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t। और t क्या है, वर्किंग टेंशन। T is what, working tension। वर्किंग टेंशन। ये कौन सा टेंशन है, वर्किंग टेंशन है। चलो चलो, आप देखेंगे यहां पर W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W सैग निकालते समय आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा, W। W क्या होगा, दिस इज द वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। लेकिन कई बार सीधे सीधे वेट देगा नहीं, वेट यहां पर हम केजी में ले रहे हैं, केजी, केजी। तो आप क्या करेंगे, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, उसको हम कैसे निकालेंगे। वेट मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, केजी मतलब मास लिख रहे हैं। मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो कई बार आपको वेट नहीं देगा, आपको कंडक्टर की डेंसिटी दे देगा और आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन लेंथ कितने, कितनी लेंथ के लिए निकालना है वेट, 1 मीटर। तो लेंथ हमेशा कितनी चाहिए, एरिया दे देगा, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूम आएगा। लेंथ कभी आपको नहीं देगा, लेंथ हमेशा कितनी मान के चलेंगे, 1 मीटर मान के चलेंगे। तो वैल्यूम भी आपका पर मीटर आएगा, जो भी वैल्यूम आएगा वो 1 मीटर के लिए वैल्यूम आने वाला है। और पर यूनिट अगर वैल्यूम है, पर यूनिट वैल्यूम है, उसको आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट भी आपका कैसा आएगा, पर यूनिट लेंथ। लिखिए जरा, लिखिए जो चीजें मैं बता रहा हूं, कई बार ये चीज करेगा, आपको वेट सीधे सीधे नहीं देगा, डेंसिटी देगा और एरिया देगा, वैल्यूम नहीं देगा। वैल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। लेंथ आपको हमेशा 1 मीटर लेके चलनी है। लिखिए, चलो हो गया ना, यहां पर हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो, W रिप्रेजेंट कर रहा है द वेट
of the conductor, the weight of the conductor पर मीटर लेंथ, पर यूनिट, लेकिन यूनिट यहां पर जो दी होगी मीटर, पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ। वेट ऑफ द कंडक्टर पर मीटर लेंथ को हम रिप्रेजेंट करें W kg पर मीटर। लेकिन कई बार आपको W डायरेक्ट देगा, कई बार W देगा नहीं। W को निकालेंगे कैसे? अब ये जो आपका वेट है वो न्यूटन में नहीं है, वो केजी में है। तो वेट अगर केजी में है मतलब मास के बारे में बात करें, मास ही केजी में लिया जाता है। तो आप देखेंगे इस चीज को आप कैसे निकालेंगे। द वेट ऑफ द कंडक्टर पर मीटर लेंथ कैसे निकालेंगे? वेट हम केजी में ले रहे हैं, मतलब मास ले रहे हैं। मास इज इक्वल टू क्या? मास निकालना है, लेकिन कितने लेंथ का? 1 मीटर। मास निकालना, मास क्या होगा? डेंसिटी। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होने वाला है? दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट इक्वल टू क्या आने वाला है? दिस इज नथिंग बट, यहां लिख रहा हूं जगह नहीं है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल multiplied by volume of conductor। ये बताओ डेंसिटी को वॉल्यूम से, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो आपका मास आ जाएगा, मास मतलब वेट, लेकिन केजी में। लेकिन आपको क्या ना, जो मास निकालना है वो पर मीटर लेंथ में। तो अगर आप मास या फिर जो है वेट पर यूनिट लेंथ में निकाल, तो डेंसिटी तो आपका फिक्स होगा, तो वॉल्यूम को भी किस में लेंगे? पर मीटर लेंथ में। मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर, और ये क्या होगा? केजी पर मीटर। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो आपका मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ है, फिर मास पर यूनिट, मास पर मीटर लेंथ। तो आप देखेंगे अगर आपको वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ निकालना है तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज वॉल्यूम से। लेकिन वॉल्यूम कितनी लेंथ का लेना है? 1 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हम निकाल रहे हैं, हेलो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। और कितनी लेंथ के लिए? 1 मीटर लेंथ के लिए। मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर फॉर 1 मीटर लेंथ। और बेटा डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? डेंसिटी की यूनिट होगी दैट इज नथिंग बट द केजी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। केजी पर। अच्छा ये बताओ डेंसिटी को हम क्या भी बोलते हैं? कई बार डेंसिटी वर्ड नहीं दिया होगा, डेंसिटी के लिखेगा, डेंसिटी बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वेट। कई बार आपको स्पेसिफिक वेट भी दिया होगा, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंडक्टर, वो भी डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। या फिर कई बार आपको दिया होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा इन सब की यूनिट क्या होने वाली है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, एंड दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला जाएगा, आपका मास आ जाएगा, फिर वेट आ जाएगा केजी पर मीटर। तो या तो डायरेक्ट आपको देगा, नहीं देगा तो आपको क्या देगा बेटा? डेंसिटी देगा और एरिया देगा। वॉल्यूम क्या होगा बेटा? हेलो, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ इज व्हाट? 1 मीटर। लेंथ कभी नहीं देगा कंडक्टर की क्वेश्चन में, 1 मीटर लेके चलना है, हर चीज 1 मीटर के लिए निकालें। क्लियर है? चलो इस चीज को मैं लिख देता हूं।
वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इस चीज को कैसे निकालेंगे? डेंसिटी तो देगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में आएगा? मीटर में आएगा। एरिया की यूनिट होगी मीटर। लेंथ कितनी है? वॉल्यूम आपको निकालना है कितना? 1 मीटर का। तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? लेंथ के साथ। लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो मल्टीप्लाई करने में क्या जाएगा? मीटर क्यूब। लेकिन लेंथ हम कितनी लेके चलेंगे? हमेशा 1 मीटर लेके चलेंगे। तो जो वॉल्यूम आएगा वो कितने मीटर का आएगा? 1 मीटर का आएगा। तो लेंथ अगर आप कितनी लेके चलेंगे? 1 मीटर। तो अगर मैं यहां पर 1 रख दूंगा तो वॉल्यूम भी मेरा जो आएगा, वॉल्यूम 1 मीटर रखूंगा, 1 मीटर, तो मेरा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन कितने का वॉल्यूम आएगा? 1 मीटर का। तो यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है कितनी लेंथ का? 1 मीटर का। पर मीटर निकालना है तो लेंथ आपको कितनी रखनी है? 1 मीटर रखनी है। लिख दे रहा हूं, दिस इज 1 मीटर। तो वॉल्यूम आ जाएगा लेकिन कितना? पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कई बार आइस लोडिंग दे दी जाएगी, आइस लोडिंग। तो आइस लोडिंग दे दीजिए तो आइस लोडिंग निकालना पड़ेगा, WI निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइस लोडिंग। द वेट ऑफ आइस पर मीटर लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा WI से। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपके पास कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर है, इसका डायामीटर हम लेके चलेंगे स्मॉल डी, कंडक्टर का डाया लेके चलेंगे स्मॉल डी, और इसमें आपका जो है आइस डिपॉजिट हो जाएगी। कितने थिकनेस की आइस डिपॉजिट होगी? T थिकनेस की। द थिकनेस ऑफ द आइस इज T। ठीक है, तो आइस जो डिपॉजिट हुई T थिकनेस की, अगर आपके D डायमीटर के कंडक्टर में T थिकनेस पे आई आपकी डिपॉजिट हो गई है, तो आपका आइस की वजह से पर मीटर लेंथ कितना आपका वेट का इफेक्ट आएगा? दैट इज द वेट ऑफ द आइस पर मीटर लेंथ। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगा बेटा? वेट मतलब यहां पर आप क्या निकाले? केजी पर मीटर में निकालेंगे। वेट निकाल रहे हैं लेकिन केजी पर मीटर में, तो आपको मालूम है दैट इज नथिंग बट द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो आइस की डेंसिटी डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द आइस। पर मीटर में निकालना है तो आप 1 मीटर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आइस, पर मीटर लेंथ। डेंसिटी का यूनिट क्या होती है बेटा? डेंसिटी की यूनिट होती है, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे रो आई से, यूनिट होगी बेटा केजी पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम आपको निकालना है कितने का बेटा? 1 मीटर लेंथ का।
तो बेटा ये हो जाएगा आपका एरिया, वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। एरिया की यूनिट, हेलो एरिया कितना होगा, हेलो जब एरिया मैंने निकाला था आइस का एरिया, आइस का एरिया कैसे निकाला था, इस पूरे वाले एरिया में से इस वाले एरिया को आपने घटा दिया था, इस पूरे एरिया में से इतने को घटा, तो कैसे निकाला था, पाई बाई 4 इंटू डी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। और जब आपने इसको कैलकुलेट किया था तो ये आपके पास आया था पाई ब्रैकेट में डी प्लस टी इंटू टी। एरिया जो आया था वो पाई डी प्लस टी इंटू टी, ये आया था एरिया, पाई डी प्लस टी इंटू टी। और कितनी लेंथ के लिए निकालना है, 1 मीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर। लेंथ कितना लिया था, 1 मीटर। तो ये आपका वॉल्यूम आएगा पाई इंटू डी प्लस टी इंटू टी, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम आया, लेकिन कितनी लेंथ का आया है, 1 मीटर लेंथ का। तो आपका वेट जब आप निकालेंगे, द वेट ऑफ द आइस का फार्मूला, द वेट ऑफ आइस पर मीटर लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करें डब्ल्यू आई से, इसका फार्मूला होगा, और ये किसमें निकालना है, वेट पर मीटर लेंथ, डेंसिटी रो आई मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, दैट इज पाई डी प्लस टी इंटू टी, इतना केजी पर मीटर। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, विंड लोडिंग के लिए अब मैं कल लिखवा दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसी विंड लोडिंग आएगी तो आपका जो सैग होगा वो स्लैंट हो जाएगा या फिर डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके सारे फार्मूले आपके पास हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपके ट्रांसमिशन में 2 दिन आपको ज्यादा टाइम दूंगा, जिससे कि आपके जो है सैग वाला टॉपिक आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद पहले हम लोग जनरेशन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपके ट्रांसमिशन के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, उनको क्या कर लेंगे, निपटा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।